हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री 2021 की तैयारी कर रहे हैं। ये सेट नंबर 3 है। सेट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सेट को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चूज़ किया है और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हम और भी सेट लेकर आ सकें। आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपके फ़ोन पर उसी समय आ जाएगी। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके जाइए, देखना आपका नेट जेआरएफ तो पक्का है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए इसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेस्ट नहीं करना चाहते। सो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण युग से संबंधित है? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और अटैम्प्ट करिए। जैसे ही आंसर मैं बताता हूँ आप नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए है होमो हैबिलियस, ऑप्शन बी है होमो सैपियंस, ऑप्शन सी है होमो सैपियंस और ऑप्शन डी है एस्ट्रोलाइड। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पूरा पाषाण युग से संबंधित है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, होमो सैपियंस को पूरा पाषाण युग से संबंधित माना जाता है। ठीक है, जो होमो हैबिलियस है इसको प्रथम मानव या फिर कारीगर मानव भी कहा जाता है, ये होमो हैबिलियस को। ठीक है, होमो हैबिलियस ही एक ऐसा मानव है जिसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने शुरू किए थे। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जो होमो सैपियंस है इसको एक बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी गई है, प्राग मानवी से कहा जाता है। इसकी समानता जर्मनी के निएंडरथल से की जाती है। निएंडरथल आपने सुनी होगी एक टर्म, निएंडरथल जो जर्मनी में पाया गया था मानव, उसको निएंडरथल कहते हैं। और निएंडरथल ने ही सबसे पहली बार शव विसर्जन किया था और अग्नि का बहुत ही बड़े रूप पर उसने प्रयोग करना शुरू किया था। उसी को ही होमो सैपियंस और निएंडरथल भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के बाद लगभग 30,000 वर्ष बाद एक मानव बनता है जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं। उसका आगे जाकर के जैसे जैसे मानव आगे जाता है उसका विकास होता जाता है। इससे होमो सैपियंस की संज्ञा दी जाती है। इसी आधुनिक मानव के और भी कई नाम हैं, जैसे एक तो है क्रे मैग्नॉन और दूसरा है चांस लैड और तीसरा है ग्रीमाल्डी। ये 3 नाम और हैं होमो सैपियंस और सैपियंस के। आपको ये बताना है कि एस्ट्रोलाइड मानव कौन से मानव होते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। यहाँ पर है राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण युग से संबंधित है? आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन पुरापाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए है अर्धचंद्र, ऑप्शन बी है त्रिकोण, ऑप्शन सी है उपयुक्त हस्त कुठार और ऑप्शन डी है अश्यूली हस्त कुठार। ठीक है, जो पुरापाषाण काल से संबंधित है वो है ऑप्शन बी त्रिकोणीय। जितने भी वहाँ पर औजार मिले हैं पुरापाषाण काल से सभी के सभी त्रिकोणीय हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को जरूर साथ में अटैम्प्ट करिए। जैसे ही प्रश्न मैं बोलता हूँ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर सोचिए, फिर मेरे आंसर के साथ मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है? आपने ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन मध्य पाषाण काल के साथ रिलेट करता है। ऑप्शन है भूमि उपकरण, ऑप्शन बी है ओडोलवी, ऑप्शन सी है क्लैक्टोनी, ऑप्शन डी है सूक्ष्म पाषाण। जो मध्य पाषाण काल के साथ संबंधित है वह है ऑप्शन डी सूक्ष्म पाषाण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युग से संबंधित है? आपने ये बताना है कि नियोलिथिक साइट के साथ कौन संबंध रखता है। ऑप्शन ए है अपमार्जन, ऑप्शन बी है बटोरना शिकार करना, ऑप्शन सी है खाद्य उत्पादन या फिर ऑप्शन डी चारागाहवाद। देखिए, जो नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी खाद्य उत्पादन। नवपाषाण काल में आके लोगों ने खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी निवास का धोधक है? ऑप्शन ए है यायावारवाद नेमेडेजियम, ऑप्शन बी है स्थानांतरण और ऑप्शन सी है अर्ध स्थिरतावाद सैंडेटेजियम और ऑप्शन डी है स्थिरतावाद सैंडेटेजियम। आपने बताना है निम्न में से कौन स्थायी निवास का धोधक माना जाता है और सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी स्थिरतावाद, जिसे हम सैंडेटेजियम भी कहते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 को हमने मिलाना है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए।
बहुत आसान प्रश्न होते हैं ऐसे जिसके नीचे कोड दे रखे होते हैं, हमने कोड की सहायता से इसको मिलाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन पता होता है, उसको यदि हम कोड में जाकर देखते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर देखना ऑप्शन ए में ए है हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र, ऑप्शन डी है श्रवणबेलगोला। और सूची 2 में है ताड़ीदार पहिया, तंबा तकनीक, जैन धर्म या फिर सातवाहन। हमें यह पता है यदि हमें कि श्रवणबेलगोला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये बहुत बाहुबली की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कर रखी है, तो श्रवणबेलगोला जैनिज्म से संबंध रखती है। और यहाँ पर यदि हम केवल यही ऑप्शन हमें पता है तो हम डी का 3 यहाँ पर केवल ऑप्शन सी में है, डी का 3 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। हम केवल इसी प्रकार इसको अटैम्प्ट करके आगे जा सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको फिर से मिलाएंगे और ऑप्शन ए है, ए का राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी तांबा तकनीक। आर्य जो थे, आर्य का आप मिलाइए यहाँ पर, आर्य ताड़ीदार पहिया और गौतमीपुत्र यह है सातवाहन से संबंधित रखते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड के सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 को हमने सूची 2 के साथ मिलाना है और सूची 1 में हमें वर्ड्स दे रखे हैं और सूची 2 में हमने यह बताना है कि कौन सी भाषा के साथ ये वर्ड्स संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए है आयास, ऑप्शन बी है एस, ऑप्शन सी है आयरी, ऑप्शन डी है आयरन। आपने बताना है कि कौन सी भाषा के साथ इनका रिलेशन बैठता है। जो आयस होता है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है, ठीक है, और एस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और आयरी जो है अश्वेता माना गया है इसको, और आयरन ये इंग्लिश वर्ड्स है। यहाँ पर यदि हम कोड में जाकर के इसको मिलाते हैं तो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल बैठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में हमें महाजनपद दे रखे हैं और उनकी सामने उनकी राजधानियाँ हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इससे संबंधित हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए। 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जितनी भी पुरातन नदियां हैं उनके वर्तमान नाम उनका मिलान आता है, और जितने भी 16 के 16 महाजनपद हैं उनकी जो संबंधित राजधानियां हैं उनको मिलाने के लिए एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है। और इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, 2-4 बार रिवाइज करके जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान होता है लेकिन कई बार हमारी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण ये क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ पर सूची 1 में जो महाजनपद है उनको सूची 2 की राजधानियों से हमने मिलाना है। जो वज्जी की राजधानी, आप जल्दी से मिलाइए, वज्जी, चेदी, वत्स्य और कुरु। देखिए वज्जी की जो राजधानी है उसको यहाँ पर हम मिलाते हैं वैशाली के साथ, लेकिन यहाँ पर वज्जी की राजधानी विदेह या फिर मिथिला होती है, ये आप याद रखना। वज्जी की राजधानी विदेह या फिर मिथिला है। यहाँ पर चेदी की राजधानी है शक्तिमती, और वत्स्य की राजधानी है कौशाम्बी, और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। यदि हम मिलाएं तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन ए का 3, बी का 4, यहाँ पर ऑप्शन बी में राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन करना है। हमने सूची 1 और सूची 2 के मिलाते हैं। सूची 1 में तीर्थंकर्स, ऑप्शन बी है कथा सरित सागर, ऑप्शन सी है बोधिस्तव, ऑप्शन डी है बृहत कथा मंजरी, और सूची 2 में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सोमदेव, क्षेमेंद्र। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। सबसे पहले तीर्थंकर्स जो हैं ये है जैनिज्म के साथ संबंध रखते हैं, और कथा सरित सागर ये सोमदेव की रचना है, ठीक है, और बोधिस्तव बुद्ध धर्म से संबंध रखता है, और वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। यहाँ पर हम यदि कूट में इसको मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर से वैसे ही सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में और सूची 2 में जो ऑप्शंस हैं उनको हमने ध्यान से देखना। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, देखना। आसान प्रश्न है। त्रिरत्न जो है वो जैनिज्म के साथ संबंध रखते हैं, और जातक कथाएं बुद्धिज्म के साथ, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना, और कथा सरित सागर मैंने पीछे ही आपको क्वेश्चन में बताया है कि सोमदेव की रचना है। कूट में यदि हम देखेंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, इनमें से पहला कथन ए है अभिकथन, और दूसरा उसका तर्क आर है। हमने इनको देखना है कि अभिकथन कहता है कि वैदिक दर्शन में सर्वहिताय सर्व सुखाय की अवधारणा सफल मानव जाति के कल्याणार्थ है, ठीक है। और तर्क क्या कहता है कि इसका उद्देश्य सफल मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना है। आपने ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं,
देखिए यदि हम वैदिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें सर्वहिताय सर्व सुखाय की अवधारणा मानव जाति के कल्याण के लिए ही बनाई गई है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर, अभिकथन तो सही है। इसका तर्क कहता है कि इसका उद्देश्य सफल मानव जाति की भलाई के लिए ही कार्य करना है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, इसमें पहला कथन अभिकथन ए होगा और दूसरा तर्क आर होगा। अभिकथन ए कहता है कि बौद्ध धर्म में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा में लोगों की बहुत संख्या के कल्याण की कामना है, और तर्क कहता है कि इसका उद्देश्य लोगों की बहुत संख्या की समस्याओं को निपटाना है। आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए हमने बुद्धिज़्म को ध्यान से पढ़ा है और बौद्ध धर्म ये बताता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा लोगों की बहुत संख्या के कल्याण की कामना करती है। राइट है ऑप्शन ए, जो इसका अभिकथन ए है सही है। और तर्क इसका भी उद्देश्य भी लोगों की बहुत संख्या की समस्याओं को निपटाना है। दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, इसमें पहला कथन अभिकथन ए होगा, दूसरा तर्क आर होगा। अभिकथन ए कहता है कि कुषाण काल पुरातन, अंडरलाइन करिए इन चीज़ों को, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। तर्क कहता है कि इस काल में के अंतर्गत सर्वपक्षीय उन्नति हुई। ठीक है, हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर आंसर करना। सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, आर सही है, ए गलत है। क्योंकि देखिए कुषाण काल पुरातन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग नहीं है। यदि यहाँ पर पुरातन की जगह पर कुछ और लिखा होता तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर केवल इस काल के अंतर्गत सर्वपक्षीय उन्नति हुई, यह कथन सही है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर से इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, अभिकथन और कारण से बहुत प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपने इनको अटैम्प्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं बच्चों के। और भारतीय सामंती व्यवस्था ने कृषि उत्पादन को हतोत्साहित किया। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको यदि हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, जो सामंती व्यवस्था थी उसके कारण जो कृषि जो था, कृषि उत्पादन बिल्कुल नीचे की तरफ गया, डाउनफॉल हो गया उसका बिल्कुल। ठीक है, और सामंती व्यवस्था इसकी विरोधी थी। ठीक है, सामंती व्यवस्था कैसे इसकी विरोधी थी, वो तो इसके सपोर्ट में थी, क्योंकि जब उन्हीं की वजह से तो ये नीचे जा रहा था। ऑप्शन ए जो इसकी है ना अभिकथन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका तर्क जो दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर करना। देखना आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें। पढ़ने के बाद आप गलत कर दें तो मुझे लगता है कि फिर सही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर के हम यही गलती करते हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, इसमें पहला कथन ए होगा, दूसरा तर्क होगा उसका आर। और अभिकथन कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, और तर्क कहता है कि वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, आसान प्रश्न है, आपने सभी ने पढ़ा होगा, सभी इसका आंसर करिए। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। यहाँ पर स्टेटमेंट को समझने की आवश्यकता है। दूसरे में पूछा गया कि वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, देखिए उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार पुलकेशिन द्वितीय नहीं करना चाहता था, हर्षवर्धन करना चाहता था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यदि स्टेटमेंट ये कहती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, ये सही है। उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू द पुलकेशिन द्वितीय, यदि यहाँ पर हर्षवर्धन की अकॉर्डिंग पूछा गया होता तो ऑप्शन 2 भी सही होता। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा, केवल स्टेटमेंट एक सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्न अब बार बार एग्जाम में आने शुरू हो गए हैं, आप इन प्रश्नों को ध्यान से करिए, क्योंकि मैं इसीलिए इन प्रश्नों के ऊपर जोर देता हूं कि आपके ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा पढ़ के समझ के अंडरस्टैंडिंग से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देने वाली। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है, मैं हमेशा ही डिटेल में समझाने में थोड़ा विश्वास रखता हूँ, केवल अटैम्प्ट करवा के जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा और जानकारी दूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँ। थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले। मेरा टारगेट बिल्कुल यही है कि आपके 80+ क्वेश्चन सॉल्व हों और आप JRF क्वालिफाई करके मुझे कमेंट करें। टेलीग्राम पर, यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका JRF क्वालिफाई हो गया, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। देखना, मैं चाहता हूं कि आपका नेट तो सभी कर लेते हैं, JRF क्वालिफाई करना है हमने, हमारा टारगेट JRF को टारगेट किया है हमने। तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को ध्यान से करिए, थोड़ा सा अटैम्प्ट जरूर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होती है, वीडियो को पेशेंसली देखिए, तो वीडियो पे आपको कुछ ना कुछ तो नई जानकारी ही मिलने वाली है, क्योंकि बिना कुछ सिखाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो
यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। कथन कहता है कि विशाल और कुशल सेना होते हुए भी बलबन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया। और तर्क कहता है कि तुगरिल के विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्णतः केंद्रित हो गया था। ठीक है, देखिए ये बात तो सही है कि बलबन के पास बहुत बड़ी सेना थी, उसने अपना सीमा विस्तार बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, ये कथन सही है। और तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए उसने पूर्णतः जोर लगा दिया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन यदि हमको इसको जस्टिफाई देखें करें, इसमें बिकॉज लगा के जैसे मैं करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज लगाइए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और विशाल और कुशल सेना के होते हुए भी बलबन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया क्योंकि तुगरिल के विद्रोह के दबाने में उसका पूरा ध्यान केंद्रित हो गया था। देखिए, एक तरफ यदि हम सोचें तो ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और स्पष्टीकरण भी करती है, लेकिन ये जो विस्तार किया था ना, उसने जो विस्तार नहीं किया था, ये इसकी स्टार्टिंग में ही आइडियोलॉजी थी। जब उसने शुरू किया था तो शासनकाल के दौरान ही उसने अपने शासनकाल को संभाला, उसने ये बना लिया था कि मैंने अपने सीमा का विस्तार नहीं करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जहाँ तक सही है। और यदि हम इसको लगा कर देखें कि स्पष्टीकरण भी करती है, ये स्पष्टीकरण नहीं करती है क्योंकि जो तुगरिल का विद्रोह था वो बाद में आया था। ठीक है, वो कारण नहीं था बनता उसका। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की स्पष्टीकरण नहीं करता है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। आसान प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही अशोक स्तंभ को दिल्ली लेके आए थे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। किस एकमात्र दक्षिणी राज्य ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की थी? नहीं को जरूर अंडरलाइन करिएगा। ऑप्शन ए है पांडे, ऑप्शन बी है होयसल, ऑप्शन सी है यादव या फिर ऑप्शन डी काकतीय। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए। विच इज़ द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन सी। यादवों ने दक्षिणी राज्य अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की थी। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में पूछा गया कि शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है? खज़वाइन फुतहू, नूर सिपहर, मिफ्ता उल फुतहू या फिर तुगलक नामा। आपने ये बताना है कि अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल का राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है किस ग्रंथ में? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी नूह सिपहर में। बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का प्रमुख होता था? धार्मिक तथा न्याय का, सैनिक, विदेश या फिर राजस्व, भू राजस्व, साहित्य। आपने ये बताना है कि सदर जहां किसको कहा जाता, कौन सा विभाग दिया था सदर जहां को? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए धार्मिक तथा न्यायिक, यह वाला डिपार्टमेंट सदर जहां के अंडर आता था बहमनी राज्य में। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? आपने बताना है कि ये वाली जो बुक्स हैं ये इनको कब कौन से काल में सबसे पहले कौन सी लिखी गई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ऑप्शन ए है मुंतबक उल तवारीख, ऑप्शन बी है किताबुल हिंद, ऑप्शन सी है मुंतबक उल लुबाब, ऑप्शन डी है तबकात नासरी। आपने ये बताना है कि कौन सी बुक सबसे पहले लिखी गई। सबसे पहले लिखी गई थी किताबुल हिंद, उसके बाद लिखी थी बुक उन्होंने तबकात नासरी, उसके बाद लिखी गई थी बुक मुंतबक उल तवारीख और लास्ट में बुक लिखी गई थी मुंतबक उल लुबाब। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें सभी सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं। नामांकन में से वास्को डी गामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की थी? गोवा, मडगाम, मैंगलोर या फिर कालीकट की? सबको पता होना चाहिए, आसान प्रश्न है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी कालीकट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। बहुत सही कथन है कि सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिले का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। राइट है यहाँ पर स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। और कारण आप सोचिए, और सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन तक था। जल्दी से सोचिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या भी करती हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों का विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा? क्या कहा था भाई, कौन से युद्ध का नाम दिया था?
ए ऑप्शन है हल्दी घाटी, बी गोगुनंदा, ऑप्शन सी है खमनोर या फिर ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी गोगुनंदा। अबुल फजल ने महाराणा प्रताप और मेवाड़ के बीच में जो 1576 में युद्ध हुआ था उसको कहा था ये गोगुनंदा का युद्ध है। इस प्रश्न को अटैम्प्ट करिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका तर्क आर कहा गया है। कथन क्या कहता है? 5 वर्ष के सीधे प्रशासन और प्रयोगों के पश्चात अकबर ने उत्तरी भारत की भूमि मनसबदारों को प्रदान कर दी थी। अंडरलाइन करिए, 5 वर्ष और सीधा प्रशासन, और उन्होंने प्रयोग के तौर पर इसको यूज़ किया था। और कारण क्या कहता है कि नई व्यवस्था से अकबर के खजाने में राजस्व की वृद्धि हुई थी। देखिए, अकबर के बारे में हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है कि ऐसा कुछ भी नहीं उसने किया था कि 5 वर्ष का उसने कोई प्रयोग किया था जिसमें उसने सारी की सारी भूमि मनसबदारों को ही दे दी थी, ऐसा कुछ नहीं किया था। स्टेटमेंट ए गलत है। यदि स्टेटमेंट ए गलत है तो ये जो नई व्यवस्था जिसकी बात की जा रही है कारण में, क्या ये अकबर के खजाने में राजस्व की वृद्धि करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ये भी कथन गलत है। दोनों कथन गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे हिसाब से कम 6-7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 अस्पा सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किसने लॉन्च किया था, किसके शासनकाल में लागू हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? आपने सही सोचा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहांगीर के टाइम पे। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से यूजीसी और यूपीएससी में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अटैम्प्ट जरूर करके जाना। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं है, जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मध्यकालीन भारत से ही आते हैं। ठीक है। धरातलीय सजावट में पित्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से कहाँ पर किया गया था? ये एक प्रकार की सजावट में किया जाने वाला काशीकारी है। इमारत और दौला का मकबरा, ताजमहल, दीवाने आम दिल्ली का लाल किला या फिर मोती मस्जिद आगरा का लाल किला? आपने ये बताना है कि पित्रा ड्यूरा सजावट का काम कहाँ पर हुआ था सबसे ज़्यादा। वीडियो को पॉज करिए और आंसर को सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, इमारत और दौला का मकबरा जो था उसमें पित्रा ड्यूरा सजावट का काम किया गया था। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जहांगीर ने नादिल उल जमा की उपाधि किसको दी थी? ये जो नीचे ऑप्शंस हैं, अब्दुल हसन, और ऑप्शन बी है मंसूर, ऑप्शन सी है बसंत, ऑप्शन डी है गियासुद्दीन बेग। आपने ये बताना है कि नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी गई थी। जल्दी से सोचिए। जहांगीर जो था वो आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसने चित्रकारी में जितने भी अच्छे अच्छे चित्रकार थे उसने सभा में रखा हुआ था। उसने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी ऑप्शन ए अबुल हसन को। 17वीं सेंचुरी में भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? निर्यात और आयात का मतलब आप समझते हैं। निर्यात वो चीज़ें होती हैं जो हमारे देश में बनती हैं और बाहर जाती हैं, और आयात वो चीज़ें होती हैं जो बाहर से हम अपने देश में मंगवाते हैं। तो हमने ये बताना है कि गरम मसाला, सूती वस्त्र, नील या फिर शोरा। आपको पता होना चाहिए 17वीं सेंचुरी में जब अंग्रेज़ भारत आ गए थे तो उसके बाद सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली कौन सी चीज़ थी? वो यहाँ से क्या था यहाँ से वो 17वीं सेंचुरी में लेके जाते थे, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री शुरू कर ली बाद में जाकर के, लेकिन 17वीं शताब्दी में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा निर्यात होती थी? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, सूती वस्त्र, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनते थे। यहाँ से वो निर्यात करके वहाँ ले जाते थे। बाद में तो पूरी इंडस्ट्री ही कोलैप्स कर गई थी, लेकिन यहाँ पर है राइट ऑप्शन बी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरा उसका कारण आर है। कथन ये कहता है कि 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था, और कारण कहता है कि पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित कर दिया था। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। जो मराठा राज्य था उसमें जो पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था 1750 में, ये गलत है। ठीक है। और पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित कर दिया था, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। और ए गलत है, आर सही है। ए गलत, आर सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी में राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? ऑप्शन ए है जमींदारों, ऑप्शन बी है कृषकों काश्तकारों, ऑप्शन सी है ग्राम समुदाय के लोगों के साथ, और ऑप्शन डी है मुकदमों के साथ। और देखिए, ये स्थायी बंदोबस्त था ये खेती के साथ संबंधित था, और खेती में ये कृषक भी आते हैं, ग्राम समुदाय के लोग भी आते हैं, मुकदमों भी आते हैं, लेकिन जो बंदोबस्त का अरेंजमेंट हुआ था वो हुआ था जमींदारों के साथ। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए, पारसी समुदाय के एक बहुत ही समाज सुधारक रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहराम जी एम मालावरी। उन्होंने अपना आंदोलन किस सुधार के लिए जारी रखा?
ठीक है। ऑप्शन ए है शिशु और बाल विवाह, ऑप्शन बी है बहु विवाह, ऑप्शन सी है कन्या शिशु हत्या या फिर ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। आपने ये बताना है कि जो बहराम जी एम मालावरी थे उन्होंने अपना आंदोलन किसके लिए किया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए शिशु और बाल विवाह के लिए। ठीक है। किस आदिवासी प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार धरती आबा की तरह माना जाता है। कान्हू संथाल, रूपा नायक, बिरसा मुंडा या फिर यौरिया भगत। सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी बिरसा मुंडा को धरती आबा की तरह माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी ये। दादा भाई नौरोजी ने, एम.जी. रानाडे ने, आर.सी. दत्त ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। जल्दी से सोचिए, वीडियो को पॉज करिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का आंसर भी आप वीडियो को पॉज करके दीजिएगा। एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और सांसद ने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है विलियम ग्लैडस्टोन या फिर ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़राइली। आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़राइली की। ठीक है, याद रखिएगा, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट। महाराष्ट्र के कौन से समाज सुधारक लोक हितवादी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन ए है आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी नाम से जाना जाता है। राजा राममोहन राय ने किस बुरी परंपरा और रीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आंदोलन किया। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है कुलीनवाद, ऑप्शन सी है सती प्रथा या फिर ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। आपने ये बताना है कि राजा राममोहन राय जी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस परंपरा को रोकने के लिए था। सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी सती प्रथा। ठीक है। इतिहास में अलीगढ़ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसको आप एक बार जरूर रेफर करके जाना। ठीक है। इनमें से बताना कि हमने अलीगढ़ आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। आतिफ हुसैन अली, नाज़िर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर चिराग अली। आपने ये बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। देखिए, जो अल्ताफ़ हुसैन अली थे ये भी संबंधित थे और नज़ीर अहमद भी थे और चिराग अली भी अलीगढ़ आंदोलन के साथ संबंध रखते थे। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये अलीगढ़ आंदोलन के साथ संबंधित नहीं थे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम में जाना है ना, तो आपको कुछ एक पत्रिकाएं हैं, कुछ बुक्स हैं, उनको आप एक बार रेफ़र करके जाइए और ख़ास तौर पर आप B.R. अम्बेडकर जी की बुक्स को जरूर रेफ़र करके जाइए। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है। ठीक है। वैश्वीकृत भारत पत्रिका को प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है M.K. गांधी, ऑप्शन डी है करसनदास मूलजी। ठीक है। देखिए, जो वैश्वीकृत भारत की पत्रिका थी इसको शुरू किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। राजा राममोहन राय की मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया। ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावगीश। किसने मरणोपरांत जब ब्रह्म समाज को बाद में लीड किया था। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की जो कमान अपने हाथों में ले ली थी। यहाँ पर एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो मैं टॉपिक आपको बताता हूँ, आप उनको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। उनसे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इस बार भी आ सकता है। किसान आंदोलन अभी आप लोगों ने देखा है बहुत चरम सीमा पर है, इससे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी तरह संभावना है। आप इसको स्किप मत करिए। जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं ब्रिटिश काल के दौरान, उससे पहले सभी को रेफ़र करके जाइए, एक एक को ध्यान से पढ़िए। उनसे संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 आने की पूरी संभावना इस बार भी। किसने सबसे ज़्यादा योगदान किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में दिया था। ऑप्शन ए है N.G. रंगा ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा और आंदोलन को संगठित करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी हुए हैं और उनको बर्फले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के वो प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है। हमने ये बताना कि उनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था। वो कौन थे। ऑप्शन ए है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है तारकनाथ दास और ऑप्शन डी है भाई परमानंद।
देखिए जो प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के और संस्कृत के, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्कले विश्वविद्यालय में संस्कृत को पढ़ाया था, उनका नाम था राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी, लाला हरदयाल जी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने एक पद्धति शुरू की थी, गारंटी पद्धति, जिसके अधीन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे पूंजी निवेश किया और उनको लाभांश का आश्वासन भी दिया गया था। आपने ये बताना है कि उनको लाभांश का कितने प्रतिशत दिया गया था। ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 5% और ऑप्शन सी है 8% या फिर ऑप्शन डी 10%। देखिए जो पुराना गारंटी पद्धति थी जिसके अधीन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे को निवेश के लिए इंट्रोड्यूस किया था, उनको उन्होंने 5% का लाभांश आश्वासन दिया था। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में अनऔद्योगिकरण नहीं हुआ था। आपने नहीं को जरूर अंडरलाइन करना है। ऑप्शन ए है विपिन चंद्र, ऑप्शन बी है आमियो बागची, ऑप्शन सी है अनिल सील, ऑप्शन डी है मॉरिस डी मॉरिस। देखिए औपनिवेशिक काल के बारे में भारत में जो स्टेटमेंट दी थी वो दी थी मॉरिस डी मॉरिस ने। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी देसी रियासत थी ऐसी जो गांधी जी के अनुसार राम राज्य के समतुल्य रही है? गांधी जी उसको कहते थे कि ये जो स्टेट है ये राम राज्य तुल्य है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ वो चाहिए जो होती है इंसान के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन ए है बड़ौदा, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है मैसूर या फिर ऑप्शन डी पटियाला। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर देखिए। सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन ए बड़ौदा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके अनुक्रम अनुसार इंगित कीजिए। ऑप्शन 1 है इंडियन स्टेट्स कमीशन, ऑप्शन 2 है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन 3 है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना और ऑप्शन 4 है प्रथम जस्टिस पार्टी सरकार। सबसे पहले कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, आपने ये बताना है। सबसे पहले बनी थी प्रथम जस्टिस पार्टी सरकार। ठीक है, ये वाली 1 नंबर पर बनेगी। उसके बाद ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। ठीक है, और उसके बाद इंडियन स्टेट्स कमीशन की स्थापना होती है। सबसे बाद 1930 के आसपास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगी। इसका यदि हम कूट में देखें, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1 और 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है सुखवाद, ऑप्शन सी है रोमांसवाद, ऑप्शन डी है मानववाद। देखिए पुनर्जागरण काल आपने देखा होगा, पुनर्जागरण काल में जो ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य लिखा गया था उसका जो अध्ययन किया गया था, उसकी जो रुचि थी उसको किस नाम से जाना गया था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी मानववाद। बांडुंग सम्मेलन का संबंध किससे रहा है? आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है नाजीवाद, ऑप्शन बी है गुट निरपेक्षता, ऑप्शन सी है अपार्थाइड जिसे नस्लवाद कहते हैं और ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। देखिए जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था वो उसका मेन काम था साम्राज्यवाद के साथ। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। फ्रांस में कैवलिनवादियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है प्योरिटन्स, ऑप्शन बी है प्रेस्बिटेरियंस, ऑप्शन सी है ह्यूनोजोई या फिर ऑप्शन डी कैथोलिक। जो फ्रांस में कैवलिनवादियों को नाम से जाना जाता था वो जाता था ह्यूनोजोस से। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है थ्यूसिडाइस, ऑप्शन बी है हीरोडोटस, ऑप्शन सी होमर या फिर ऑप्शन डी मैक्थनीज। देखिए जब हम इतिहास को पढ़ना ही शुरू करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हेरोडोटस का। इसको यूनानी इतिहासकार कहा जाता है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी हेरोडोटस। दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। आपने उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो और चाहिए तो वीडियो के लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा। ठीक है, आप कमेंट करिए, मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हमेशा ही भगवान से यही दुआ है, प्रार्थना है कि आपकी मेहनत जो है वो आपके अंजाम तक पहुंचे, आपको सफलता मिले, आप JRF क्वालिफाई करें और मुझे भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।